नमस्कार साथियों, चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी आप सुन रहे हैं मोहन राकेश जी की कहानी मलबे का मालिक का द्वितीय भाग। पठन शुरू करते हैं। पीपल के नीचे सोए हुए रखे पहलवान को किसी ने जगा दिया। वह वैसे ही जाग गया। यह जानकर के पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है। उसके गले में थोड़ा झाग उठाया जिससे उसे खांसी हो आई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की ओर देखकर उसकी शांति से धौंकनी का सा स्वर निकला। धौंकनी मतलब जिस उपकरण से हम चूल्हे में आग जलाते हैं, फूंक मारकर वो। और उसका निचला ओठ थोड़ा सा बाहर को फैलाया। गनी अपने मलबे पर बैठा है। उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है। पहलवान ने झाग के कारण गुर्राई हुई आवाज में कहा, मगर वह वहां पर बैठा है। लच्छे ने आंखों में रहस्य में संकेत लाकर कहा, बैठा है, बैठा रहे, तू चिलम ला। उसकी टांगें थोड़ी फैल गई और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेरा। मन्नारी ने अगर उसे कुछ बताया उताया तो। लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, मन्नौरी की शामत आई है। लच्छे चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने यह चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर उसके हाथ में दिया तो उसने कश खींचते हुए पूछा, और भी तो किसी ने गनी की बात नहीं हुई? और भी तो किसी से गनी की बात नहीं हुई? नहीं, ले। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। लच्छे ने देखा कि मनौरी मलबे की तरफ से गनी की बाह पकड़े हुए आ रहा है। वह उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की ओर लगी रहती। मन्नौरी गनी की बाह पकड़े हुए उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे पहलवान को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते न पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी गड़गड़ाहट हुई पर वह बोला कुछ नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीची करके कहा, मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, चिराग दीन का बाप। पहलवान ने संदेहपूर्ण दृष्टि से उसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर चमक आ गई थी। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां जरा फैल गई थी। रखे का निचला ओठ फड़का, फिर उसकी छाती से बारी सा स्वर निकला, सुना गनिया। गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, परंतु पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गई। वह पीपल के तने का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चेमेगोइयां तेज हो गई। चेमेगोइयां फुसफुसाहट पाती। अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को कुछ नहीं कह सकता। अब वो दिन नहीं रहे। बड़ा मलबे का मालिक बना था। असल में मलबा ना इसका है ना गनी का। मलबा तो सरकार की मलकियत है। किसी को गाय का खूंटा नहीं लगने देता। मन्नौरी भी डरपोक है। उसने गनी को बताया क्यों नहीं कि रखे ने ही चिराग और उसकी बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं है, सांड है। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया। दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या रह गया है। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज जहां मिट्टी देखने आया हूं, बसे हुए घर की यही निशानी रह गई है। तू सच पूछ रखे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को जी नहीं करता।
और उसकी आंखें छलछला आई। पहलवान ने फैली हुई टांगें समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी और वह कश खींचने लगा। तू बता रखे, यह सब हुआ किस तरह? गनी आंसू रोकता हुआ आग्रह के साथ बोला। तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अब वह चाहता तो वह तुम में से किसी को घर में नहीं छिपा सकता था। उसे इतनी भी समझ नहीं आई। ऐसा ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज में कुछ अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होठ गाढ़ी लार से गए थे। उसकी मूंछों के नीचे से पसीना उसके ओठों पर आ रहा था। उसके माथे पर किसी चीज का दबाव पड़ रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान के क्या हाल हैं? उसने वैसे ही स्वर में पूछा। उसके गले की नसों में तनाव आ गया था। उसने अंगोछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का जाग मुंह में खींचकर गली में थूक दिया। मैं क्या हाल बताऊं रखे? गनी दोनों हाथों से छड़ी पर जोर देकर झुकता हुआ बोला। मेरा हाल पूछो तो वह खुदा ही जानता है। मेरा चिराग साथ होता तो और बात थी रखे। मैंने उसे समझाया था कि मेरे साथ चला चल, मगर वह अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर कैसे जाऊं जहां अपनी गली है, कोई खतरा नहीं है। बोले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में खतरा ना सही, बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों जनों ने जान दे दी। रखे, उसे तेरा बहुत भरोसा था। कहता था कि रखे के रहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब आनी आई तो रखे के रोके ना रुक सकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही थी। उसे अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अंतड़ियों के पास जैसे कोई चीज सांस को जकड़ रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके पैरों के तलुओं में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में फुलझड़ियां सी ऊपर से उतरी और उसकी आंखों के सामने से तैरती हुई निकल जाती। उसे अपनी जुबान और ओठों के बीच का अंतर कुछ ज्यादा महसूस हो रहा था। उसने अपने अंगोछे से ओठों के कोनों को साफ किया और उसके मुंह से निकला, हे प्रभु सच्चा, तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने लक्षित किया कि पहलवान ने होठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के इर्द गिर्द दायरे गहरे हो रहे हैं। तो वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जी हलकान ना कर रखिया, जो होनी थी सो हो गई, उसे कोई लौटा थोड़ी सकता है। खुदा नेक की नेकी रखे और बद की बदी माफ करे। मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो। मुझे आकर इतनी ही तसल्ली हुई कि उस जमाने की कोई तो यादगार है। मैंने तुझको देख लिया तो चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे, जीते रहो और खुशियां देखो। और गनी छड़ी पर दबाव देकर उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने फिर कहा, अच्छा रखे पहलवान, याद रखना। रखे के गले से स्वीकृति की मध्यम सी आवाज निकली। अंगोछा बीच में लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी गली के वातावरण को हसरत भरी नजर से देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चिमगोइयां चलती रही कि मनौरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा। गनी के सामने रखे का ताल्लुक किस तरह खुश्क हो गया था। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबैदा, बेचारी कितनी अच्छी थी, कभी किसी से मंदा बोल नहीं बोली। रखे मरदूद का घर न गाढ़, इसे किस माँ बहन का लिहाज था। और थोड़ी ही देर में स्त्रियां घरों से गली में उतर आई। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे और 12-13 वर्ष की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरी में गुत्थम गुत्था हो गई। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खर्राता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां से गुजरते हुए उसे पूछा, रखे शाह
सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था। रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया, फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर पहलवान रोज की तरह गली के बाहर बाईं ओर की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज अक्सर वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज दे देकर बुला लेता और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताया करता था। मगर उस दिन वह लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की यात्रा का विवरण सुनाता रहा, जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को विदा करके वह गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को खड़ी देखकर वह रोज की आदत के मुताबिक उसे धक्के दे देकर हटाने लगा। तत 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 और भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे की चौखट पर बैठ गया। गली उस समय बिल्कुल सुनसान थी। कमेटी की कोई बत्ती न होने से वहां शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज करता हुआ बह रहा था। रात की खामोशी के साथ मिली हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाजें मलबे की मिट्टी में से निकल रही थी। एक भटका हुआ कौआ ना जाने कहां से उड़कर कड़ी की चौखट पर आ बैठा। उससे लकड़ी के रेशे इधर उधर छितरा गए। कोए के वहां बैठते मलबे के एक कोने से लेटा हुआ कुत्ता गुर्राकर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। बू बू बू। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर वह पंख फड़फड़ाता हुआ उड़कर कुएं के पीपल पर चला गया। कोए के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की ओर मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, दर दर दर, मगर कुत्ता पास आकर भौंकने लगा। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की ओर फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया, पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान मुंह में कुत्ते की मां को गाली देकर वहां से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सिल पर लेट गया। पहलवान के वहां से हटने पर कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की ओर मुंह करके भौंकने लगा। काफी देर भौंक कर जब गली में उसे कोई प्राणी चलता फिरता दिखाई नहीं दिया तो वह एक बार कान झटकाकर मलबे पर लेट आया और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगा। साथियों, अभी आप सुन रहे थे कहानी मलबे का मालिक का द्वितीय भाग, जो कि मोहन राकेश जी की लिखी हुई कहानी है। ये भारत और पाकिस्तान विभाजन पर पंजाब के परिवेश में लिखी हुई कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं। धन्यवाद।